भारत में पंचवर्षीय योजना है। पॉलिटी में अपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स में भारत में पंचवर्षीय योजना कैसे लागू हुई, कब से ये लागू हुआ और किस मॉडल पे काम किया, उसने विकास क्या क्या हासिल किया, क्या क्या हमने उपलब्धियां हासिल की, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे थी, याद है? उस समय मैंने आपको बताया होगा कि विदेशी व्यापार किस तरह से था। हमारा जो आयात निर्यात था वो सिंपल सा एक देश पे केंद्रित था और ब्रिटिश ने हमारे देश को कच्चे माल का आयातक और तैयार माल का कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया था। सारी जो गतिविधियां थी वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित थी। इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। भारत में औद्योगिक संरचना नाम मात्र की थी, ये सब हम पिछले चैप्टर में देख चुके थे। साक्षरता दर ये सब भी हम देख चुके थे। तो हम देखते हैं कि भारत ने आजादी के बाद किस तरह का डेवलपमेंट कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा कि भारत ने आजादी के बाद अपनी जो योजना बनाई, प्लान बनाया, वो 5 साल के लिए बनाया, 5 वर्ष के लिए। अब ये पंचवर्षीय योजना क्यों लागू हुआ, उसके पीछे में भी कुछ कहानी है। आपको बता दें कि 1917 में रशिया में क्रांति हुई, जिसको हम रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं। रशिया काफी पीछे वाला देश था, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले इधर देख लीजिए फिर आप कर लीजिएगा। 1917 में रूस की क्रांति होती है रशिया में। और रशिया अगर देखा जाए उस समय 1917 से पहले या 1917 तक रशिया जो था अधिकांश वहां पे किसान थे, यानी वहां पे उद्योग जो था न के बराबर था। लेकिन रशिया के जो राष्ट्रपति थे या तानाशाह कहिए, लेनिन कहिए, या लेनिन के बाद बना स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, तो उन्होंने है ना रशिया में 6 वर्षीय प्लान लगाया। 6 वर्षीय योजना बनाया। इस योजना का मकसद था कि मुझे इन 6 वर्षों में ये विकास हासिल करना है। और उन्होंने 1-2 प्लान के बाद तेजी से विकास हासिल किया और रशिया जो है बहुत जल्दी औद्योगिक देश बन गया। बहुत सारे भारी भारी मशीनरी, भारी भारी प्लांट यहाँ पे लगाए गए, यानी कि भारी उद्योगों की संख्या वहां पे बढ़ी। दूसरी बात आपको पता है कि रशिया में पहली बार 1917 में ही समाजवादी क्रांति हुई थी। तो रशिया में जो भी आयात होता था, रशिया जो भी सामान का आयात करता था, तो वो क्या करने लगा, खुद ही उत्पादन करने लगा। क्योंकि आपको पता है समाजवादी क्या करेगा, अब कोई भी समाजवादी देश जो है ना, उत्पादन के साधन पे सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार कोशिश कर रही थी रशिया की कि जितने भी जरूरत के सामान है वो रशिया में ही उत्पादन हो जाए। और इस तरह से उन्होंने 6 वर्षीय योजना को लगाया और इसका उसको फल भी मिला। आपको पता है कि 1929 में 1928-29 के समय में वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, समझे? इसको कहा जाता है विश्व आर्थिक मंदी, या समझिए सिंपल आर्थिक मंदी। इस समय जितने भी देश थे, जितने भी पूंजीपति देश थे या पूंजीवादी देश थे, वो सब इस मंदी के शिकार हुए। और जब भी मंदी आएगी तो 2-3 चीज दिमाग में रखिएगा। मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं पता है ना? महंगाई, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, यानी कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये चीज होगी। जीडीपी की दर गिर जाएगी। ये सब मंदी के लक्षण होते हैं, समझ गए? तो ये हुआ, लेकिन रशिया इससे बच गया। तो भारत में जब नेहरू आए थे ना, तो नेहरू ने रशिया की भी यात्रा की थी। तो उन्होंने उनके डेवलपमेंट कार्य को देख के बहुत ही वो आश्चर्यचकित हुए। वर्ल्ड के लीडर रशिया में आते थे, वर्ल्ड से लीडर घूमने के लिए रशिया में, कि रशिया ने इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर ली। तो बाद में ये लगा कि उन्होंने जो 6 वर्षीय योजना बनाया था, प्लान करके जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, उसका उनको बहुत फायदा हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने भी यही प्लान स्टार्ट किया। कौन सा? पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को पढ़ने से पहले हम थोड़ा 1-2 चीजों के बारे में जान लेना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो कितनी तरह की होती है। तो आपने फर्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, याद आया? और इन दोनों का जो रूप है, कुछ इसके गुण कुछ इसके गुण, ये ले लेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो ध्यान रखिएगा 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इन अर्थव्यवस्थाओं का जो प्रकार है ना वो उत्पादन के साधन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कुछ तो है उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और उत्पादन के साधन क्या क्या होते बताइएगा कोई? उत्पादन के साधन तो ध्यान रखिएगा, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमशीलता। ये होता है उत्पादन के साधन। और सारा खेल उत्पादन के साधन पे, कि उत्पादन का साधन पे नियंत्रण किसका है? कच्चा माल नहीं, इसमें कच्चा माल नहीं होगा। उत्पादन के साधन चार ही है, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमशीलता। ठीक है, यही चार होते हैं उत्पादन के साधन। अब सारा खेल उत्पादन के साधन पे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल किसका है? अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, उत्पादन के साधन पे व्यक्तियों के पास है तो उस अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि उत्पादन के साधन किसके पास होगा? तो उसको हम कहेंगे तो उत्पादन के साधन होंगे व्यक्तियों के पास। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाएगा, आर्थिक निर्णय लिया जाएगा, वो अपने लाभ के लिए लिया जाएगा और वो किसके द्वारा लिया जाएगा? व्यक्तियों के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आर्थिक निर्णय भी लिया जाएगा वो व्यक्तियों द्वारा लिया जाएगा, और वो आर्थिक निर्णय क्या होगा? किसी के दबाव में लिया जाएगा या स्वतंत्र होगा? अगर अपने लाभ के लिए हम निर्णय ले रहे हैं तो वो स्वतंत्र होगा। तो आर्थिक निर्णय जो होगा वो क्या होगा? स्वतंत्र होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? अब देखिए इसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सारा खेल उत्पादन के साधन का। अब देख लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है। चार चीज पे हम गौर करेंगे, सुन लीजिए। पहले सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर प्रत्येक का हम विशेषता देखेंगे, ठीक, दूसरा टर्म में। तीसरा टर्म में हम देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, और चौथा टर्म में देख लेंगे इसका अवगुण क्या है या दोष क्या है। क्लियर? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करें तो भैया उत्पादन के साधन किसके पास है? निजी व्यक्ति के पास है। तो भैया इसकी तो विशेषता क्या हो गई? उत्पादन के साधन किसके पास है? निजी हाथ में, यानी कि निजी उद्यम। और उत्पादन के साधन का जो प्रयोग होगा वो अधिकतम लाभ के लिए होगा या सामाजिक कल्याण के लिए होगा? व्यक्ति अपना निर्णय लेगा तो खुद के लिए, अपना लाभ के लिए करेगा। ठीक है, तो इसका जो होगा निर्णय जो लिया जाएगा वो अधिकतम लाभ के लिए होगा। यहाँ पे सरकार कुछ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सरकार का काम बस एक ही चीज रहेगा, कानून व्यवस्था का पालन रखना। ठीक है, कानून व्यवस्था का और विधि का रख रखाव करना। तो सरकार क्या करेगी? सरकार की जो भूमिका है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और सुरक्षा। जब सुरक्षा और कानून व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या कोई भी उद्योग या कोई भी पूंजीपति अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसकी विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है ये, उत्पादन के साधन निजी हाथ में, और उनका जो फैसला होगा वो मेजर प्रॉफिट पे जाएगा, और सरकार की जो भूमिका होगी वो तटस्थ होगी कि हाँ भाई करिए, मैं कानून व्यवस्था को बना के रखता हूँ, यानी कि उसके निर्णय में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देख लेते हैं इसके गुण क्या होंगे। अब इसके गुण है, व्यक्ति अपने लाभ के लिए कमा रहा है तो वो उसका अपना ही स्वहित का वो पोषण करेगा। ठीक है, स्वहित का पोषण। लाभ अधिकतम हो रहा है, तो लाभ अधिकतम होगा तो आपको पता है जीडीपी में भी वृद्धि जो होगी वो तेजी से होगी। ठीक है, ये दो चीज होगा। तीसरा पार्ट अब देख लेते हैं इसका अवगुण या दोष। अवगुण में क्या होगा बताइए तो आप लोग। जब हम स्वहित का पोषण कर रहे हैं तो क्या हम समाज पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो सामाजिक कल्याण जो होगा वो पिछड़ जाएगा। सामाजिक कल्याण पिछड़ जाएगा, यानी कि नीचे जाएगा। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पे सबसे बात क्या है, लाभ पे काम हो रहा है। तो लाभ पे जो काम होगा तो उत्पादन किस चीज का होगा? जिसपे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और लाभ को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो वो सामान कौन खरीदेगा? अमीर लोग। तो क्या निर्धन लोगों के लिए उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे निर्धन वर्ग का वंचन होगा, निर्धन वर्गों का वंचन। समझे? यानी कि धनी वर्ग की आवश्यकता को तो पूरा किया जाएगा। क्यों धनी वर्ग की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा? क्योंकि उनके पास पैसे है।
और वो अधिकतम लाभ के लिए ही काम कर रहा है, तो निर्धन वर्गों के लिए उत्पादन होगा ही होगा। तो ये इसके लिए, इसकी ये बात है। तो ध्यान रखिएगा, विशेषता क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, ये समझ गए। अब आगे समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखिए, अब पूंजीवादी में उत्पादन के साधन पे किसका हक है, व्यक्ति का। तो भाई समाजवादी में किसका हो जाएगा, सरकार का, यानी कि सार्वजनिक का। उत्पादन का साधन पे किसका हक होगा, सरकार बोले या सार्वजनिक बोले, बात समझ जाइएगा, ठीक है। उत्पादन का निर्णय क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट। यहाँ पे उत्पादन, ये जो निर्णय है, आर्थिक निर्णय, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, सरकार के द्वारा लिया जाएगा। और सरकार के द्वारा जो लिया जाएगा, तो यहाँ पे जो निर्णय लिया जा रहा है अपने आर्थिक, अपने अधिकतम लाभ के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं तो वो अपनी अधिकतम लाभ के लिए, लेकिन यहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा वो किसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए। सामाजिक कल्याण के लिए निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कल्याण हो सके। ये हो गया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, चलिए पहले विशेषता पे आ जाते हैं। चलिए बताइए, तो आप ही लोग बताइए विशेषता। समाज कल्याण मेन होगा उत्पादन का जो साधन होगा, सबसे ज्यादा उत्पादन का साधन था ना, तो उत्पादन के साधन पे किसका, सरकार का है या सार्वजनिक है, बात समझ आइएगा, ठीक है। उपयोग इस साधन का इस तरह से होगा जिससे सामाजिक कल्याण क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब बताइए गुण क्या होगा इसका, गुण क्या होगा भाई। सामाजिक कल्याण के लिए आपको वितरण सब बराबर करना पड़ेगा, न्याय उचित वितरण करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, न्यायोचित वितरण करना पड़ेगा, यानी कि वितरण में आपको समानता प्राप्त करना पड़ेगा, वितरण में समानता। देखिए सारा खेल है वितरण का ही ना, किसी के पास संसाधन तो थोड़े से, आप जानते हैं संसाधन हमारे पास लिमिटेड मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में तो है नहीं। अब उसी का पूरा खेल है, सारा खेल खेला जाता है इकोनॉमिक्स में उत्पादन के साधन पे। तो वितरण अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा, ऊंच नीच का आएगा, गरीब अमीर बनने लगेंगे, जिसको हम निर्धन वर्ग कहते हैं। कुछ लोग धनी हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही प्रॉब्लम है, वितरण जो है ना वो समता मूलक नहीं है। लेकिन समाजवादी में सरकार कोशिश करती है कि वितरण समता मूलक रखे। क्लियर है? यहाँ तक विकास प्रक्रिया होगी तो कोई छूटेगा इसमें, गरीब भी आएंगे और अमीर भी आएंगे, तो विकास प्रक्रिया यहाँ पे होगी समावेशी। समावेशी का अर्थ है सबको मिला के चलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? और ये जो मेन काम करेगा वो किस पे काम करेगा, सामाजिक कल्याण, न्याय के सिद्धांत पे, सोशल जस्टिस के सिद्धांत पे। पॉलिटी में मैंने बताया होगा आप लोग को सामाजिक न्याय किसको कहते हैं, ठीक है। फिर एक दिन कभी पॉलिटी में बता देंगे, अभी टाइम नहीं, बहुत बड़ा थ्योरी है वो। अब गुण क्या है इसका भाई, दोष क्या होगा, जब वो सामाजिक कल्याण पे ध्यान देगा तो लाभ अधिक तो होगा। जब लाभ अधिक नहीं होगा तो सोचिए, तो जीडीपी की जो वृद्धि है उस तेजी से बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार अपना जितना भी साधन है वो किस पे खर्च कर रहा है, जनता पे खर्च कर रहा है, उस मात्रा में नहीं हो रहा है। तो आधारिक संरचना जो है उसकी उतनी मजबूत नहीं बनेगी। तो इसलिए जो इसका सबसे बड़ा खामी है, जीडीपी में जो वृद्धि होता है बहुत ही कम होता है, या लिख सकते हैं जीडीपी वृद्धि धीमी गति से जीडीपी बढ़ता है। इसका यही सबसे बड़ा अवगुण है। और भी अवगुण है लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ जाता है सरकारी कंपनियों में, जहाँ पे लाल फीताशाही चलने लगती है। बता देंगे, मलाईदार परतों पे लोग अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं जहां से वो मलाई खा सके, फायदा ले सके। सरकारी कंपनियों में रिसाव हो जाता है, रिसाव का मतलब लीकेज हो जाता है, जिससे चोरी होता है, ठीक है। तो ये सब भी इसके दोष है। अब सुनिए, आपके पास समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आ गया, पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था है। चलिए अब मिश्रित अर्थव्यवस्था खेलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का साधन पे किसका हक होगा, दोनों का होगा, यानी कि निजी भी होगा, सार्वजनिक भी होगा। कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें यहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा उस किस बात के लिए लिया जाएगा, यहाँ पे भी हो और जन कल्याण भी। बिल्कुल समझे। तो यहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा वो दो हिस्सों के लिए, एक सामाजिक कल्याण के लिए भी लिया जाएगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समाज कल्याण हो, दूसरी बात, और किसके लिए, अधिकतम जो व्यक्तियों ने पैसा फंसाया है निजी उद्योग में उसका भी अधिकतम लाभ हो। ये दोनों चीज आ जाएंगे।
तो भैया विशेषता उसकी वही हो गया। विशेषता क्या होगा? विशेषता वही हो गया, उत्पादन के साधन पे दोनों चीज का लाभ दोनों का अधिकार होगा। ठीक है, उपयोग इस तरह से होगा कि सामाजिक कल्याण भी हो जाए और अधिकतम लाभ भी हो जाए। तो इसकी विशेषता तो यही होगी। अब ये बताइए गुण क्या होंगे? मेन तो गुण है और अब गुण है, बताइए गुण क्या होगा? एक पॉइंट देखिए, जीडीपी की जो वृद्धि है ना उस तेजी से नहीं होगी, मतलब इन दोनों के बीच में होगी जीडीपी की वृद्धि। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे जीडीपी की वृद्धि कुछ ज्यादा ही है, 2 मार्क देता हूं मैं, और यहाँ पे थोड़ी सी कम है, लेकिन इससे ज्यादा है। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए, नहीं ना? और अवगुण क्या होगा? अवगुण यही होगा, वही सरकारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएंगे, चोरी होगा, रिसाव होगा, ये सब चीजें होगा। क्लियर है? तो ये है अर्थव्यवस्था। अब मैं आपसे एक चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और कोई देश का एग्जांपल पूछा जाएगा तो क्या नाम दीजिएगा? अमेरिका। लेकिन एक बात जान लीजिए, यहाँ पे चलिए यूएसए दे दे, यहाँ पे रसिया नहीं, यूएसएसआर देंगे, क्योंकि रसिया भी पूंजीवादी देश बन गया 1991 के बाद, तो यूएसएसआर ज्यादा सटीक है। ठीक है, चाइना का तो नाम भी नहीं लीजिएगा। ठीक है, मिश्रित में इंडिया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यूएसए भी आज पूंजीवादी देश पूरा नहीं है, ये बात ध्यान रहे। जितने भी पश्चिमी देश है वो पूंजीवाद के समर्थन करते हैं, लेकिन ये कहिएगा क्या भैया टोटल पूंजीवादी है? नहीं, टोटल पूंजीवादी कोई नहीं है। हर देश जो पूंजीवादी अपने आप को कहता है कि हम पश्चिमी देश से पूंजीवादी देश है, वो भी गरीबों के कल्याण के लिए काम करता ही है, और जैसे गरीबों के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए काम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? समाजवादी। और दोनों काम होगा तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रित। समझे? तो कभी भी कोई सेपरेट नहीं होता। अगर हम एक ग्राफ बनाए ऐसे करके, जहां पे इस पॉइंट पे हम लिखे पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, और इस पॉइंट पे लिखे सोशलिज्म समाजवादी, ठीक है, तो और बीच में रखे हम मिश्रित, तो अर्थव्यवस्था जो होगा, ये अमेरिका जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कैपिटलिस्ट की तरफ झुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समाजवादी का भी हमने इसमें। ठीक है, इंडिया कहा जाएगा तो थोड़ा इधर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिया भी पूरा सोशलिस्ट है, बात समझे कि नहीं समझे? तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी देश प्योर कैपिटलिस्ट नहीं हो सकता और प्योर समाजवादी नहीं हो सकता। अब चाइना, उसको कहिएगा समाजवादी, उसका राजनीतिक पद्धति साम्यवादी है, लेकिन बाजार वाली क्रिया तो पूंजीवादी से भी ज्यादा खतरनाक है उसका, जब वो अर्थव्यवस्था को चलाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था उसकी एकदम पूंजीवादी है, प्योर पूंजीवादी है। उतना तो अमेरिका का भी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है जितना चाइना का है, समझे, घनघोर पूंजीवादी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था 3 तरह के होते हैं। तो भारत को हम रखेंगे किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जहां पे हमने पूंजीवादी के तत्व और समाजवादी के तत्व भी मिला है। नहीं समझ में आए तो देखिए, शिक्षा प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी भी है, हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी है, हॉस्पिटल सरकारी भी है, जान रहे हैं ना? तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि आप धनी हैं तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, धनी है तो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाइए। अगर आप गरीब हैं तो सरकारी हॉस्पिटल है। ठीक है, तो दोनों को मिला जुला रूप लिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अर्थव्यवस्था 3 तरह की हो गई। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो पंचवर्षीय योजना भी कुछ इसी तरीके से घूमेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1991 के पहले, 1991 से पहले और इंदिरा गांधी के टाइम में जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित से थोड़ा सा किधर झुक गई? पूंजीवाद नहीं, समाजवाद, ये इधर की ओर झुकी। 1991 के बाद हम लोग इधर की ओर आए। बात समझे कि नहीं समझे? 1991 से पहले, 1991 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था जो थी इंदिरा गांधी के टाइम में, वो थोड़ा ज्यादा इधर चली गई। सॉरी, गलती कर दिया मैंने, इधर कैपिटलिस्ट लिख रहा हूँ, इधर सोशलिस्ट, तो सोशलिज्म की तरफ गई। और 1991 के बाद जब हमने एलपीजी शुरुआत किया तब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी किधर की ओर घूमी? कैपिटलिस्ट की तरफ। लेकिन आप कहिएगा कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट है, तो बिल्कुल नहीं, हम अभी भी कहेंगे मिश्रित। इंदिरा गांधी के समय में क्या हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस समय भी हम कहेंगे मिश्रित थी। ठीक है, हाँ झुकाव हो गया था ज्यादा समाजवादी की तरफ, क्योंकि आपने देखा हुआ है इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत सारे एयरलाइंस को तो उसी समय में ये कर दिया, बहुत सारे उद्योगों को है ना वो बना दिया गया था सार्वजनिक उद्योग, समझे, निजी उद्योग के लिए कोई स्थान ही नहीं था। लेकिन उस समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी थी? मिश्रित। झुकाव था उधर ज्यादा, लेकिन हम मिश्रित ही थे। कैपिटलिस्ट के लिए भी थोड़ा सा स्कोप था, लेकिन जब आप सोशलिज्म इकोनॉमी में देखोगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखोगे, तो कैपिटलिस्ट का कोई उम्मीद ही नहीं है। यूएसएसआर सारा चीज पे साधन किसका था?
केंद्र का था, सरकार का साधन नियंत्रण था ना, उत्पादन के साधन पे, वितरण के साधन पे, हर जगह किसका था? केंद्र का। यूएसएसआर में जब समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई तो किसानों से जमीन तो छोड़िए, उनकी जो बकरियां थी वो तक ले ली गई कि सरकार सबका मालिक है और आपको जो भी जरूरत है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कपड़े हो, चाहे भोजन हो, हर कुछ कौन देगा? सरकार देगी। ये यूएसएसआर ने किया था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इस तरह से काम करती है। क्लियर? अब आप जानते हैं कि भारत ने अपने विकास कार्यक्रम को किस पे लागू किया? पंचवर्षीय योजनाओं पे। पंचवर्षीय योजना का तो पता ही होगा नाम आपको, 5 वर्ष। क्लियर है यहां तक? अब चलते थोड़ा देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना को हमने जो लागू किया उसमें हमारे उद्देश्य क्या थे। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमने पंचवर्षीय योजना को लागू किया तो उसमें 2 उद्देश्य थे। एक था शॉर्ट टर्म प्लान और एक था लॉन्ग टर्म। यानी कि एक उद्देश्य ऐसा था जो लंबे समय में हमको प्राप्त करना था, एक उद्देश्य ऐसा था जिसको शॉर्ट टर्म में हमको प्राप्त करना था। तो उद्देश्य जो थे, उद्देश्य नहीं कहेंगे, लक्ष्य जो थे वो 2 थे। एक लक्ष्य था दीर्घकालीन और एक था अल्पकालीन। अब देखिए, दीर्घकालीन का मतलब था लंबे समय में हमको प्राप्त करना है, यानी कि लंबे समय तक हमको रहना है, ठीक है। और अल्पकालीन में जैसे अभी जो चीज की जरूरत है उसको पूरा करते हैं। अब जैसे मुझे मान लीजिए अभी भूख लगा है तो सबसे पहले तो भाई अभी का खाना होना चाहिए, और फिर ये भी मैं सिक्योर कर लूं कि लंबे टाइम तक मेरे पास खाने की कमी नहीं रहे। तो ये हो गया दीर्घकालीन कि भाई इतना पैसे कमाओ कि कम से कम भोजन कमी न रहे, समझे कि नहीं। और अल्पकालीन, अभी भूख लगा है तो भाई अभी खाना बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो देखिए भैया, दीर्घकालीन में जो लक्ष्य थे भारत सरकार के, वो सबसे पहला था जीडीपी में समृद्धि। जीडीपी में यानी कि जीडीपी में तेजी आए, यानी कि उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त हो। उत्पादन के उच्च स्तर से ही आप ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं ना, जीडीपी में समृद्धि। वस्तु और सेवा का प्रवाह बढ़े, वस्तु और सेवा का प्रवाह में वृद्धि हो। और दूसरी बात, और ये दोनों चीज जो है ना 2 तत्वों पे निर्भर करेगा। उत्पादन का उच्च स्तर कहां पे प्राप्त होगा? संसाधन में वृद्धि होगा तभी। तो ये 2 तत्वों पे है, संसाधन में क्या हो? वृद्धि हो, और दूसरा होगा उत्पादकता में। मैं क्या बोल रहा हूं? उत्पादक नहीं बोल रहा हूं, उत्पादकता। उत्पादन और उत्पादकता अलग अलग चीज है। उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादकता उस एरिया में कितना उत्पादन हुआ है, ये होता है उत्पादकता। तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो नगण्य थी, 9 के बराबर थी। लोगों का जो राष्ट्रीय आय था या राष्ट्रीय वो पर कैपिटा इनकम था, लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 0.5% वार्षिक बढ़ रही थी। तो जब भैया लोगों के पास आय नहीं है तो ये क्या कुछ खरीद पाएंगे? जब लोगों के पास आय नहीं रहेगा तो वो कुछ मांग कर पाएंगे। जब मांग नहीं करेगा तो उत्पादक वर्ग उसके लिए उत्पादन करेगा। जब उत्पादन वर्ग उत्पादन नहीं करेगा, लोगों के पास आय नहीं है, लोगों के पास बचत नहीं है, तो क्या वो निवेश करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस पूरे ओवरऑल कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जीडीपी नीचे जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य था दीर्घकालीन में कि भैया जीडीपी की समृद्धि करना है, यानी कि जीडीपी को ग्रो करना है, तेजी से ग्रो, कम से कम 8-10% पे हो, ठीक है। दूसरा था लोगों के पास भाई पर कैपिटा इनकम नहीं था, लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय नहीं थी। आय नहीं थी तो इसका मतलब रोजगार नहीं था। तो लोगों को रोजगार भी देना सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य था, ठीक है। और रोजगार का मतलब ये समझिए, देखिए रोजगार का मतलब है कि काम करने वाला उम्र का व्यक्ति जिसको उचित पैसा मिले, उस रेट पे वो काम कर ले, उसी को रोजगार कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी ले लेते ABCD, वो बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, 18-20 साल का लड़का है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा स्किल जानता है, उसका सैलरी होना चाहिए 40,000। अगर उसको 40,000 पे नौकरी मिल रहा है तो वो इच्छुक है, करेगा काम, तो उस काम को हम कहेंगे रोजगार है, पूर्ण रोजगार। मान लीजिए वो 40 बहुत पढ़ा लिखा है, काम कर सकता है, 40,000 उसका सैलरी होना चाहिए, लेकिन लेबर का सप्लाई इतना है कि वो 15,000 में भी मजबूर है काम करने के लिए, तो उसको पूर्ण रोजगार का श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये मजबूरी में किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो श्रम बल है उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है। 130 करोड़ की जनसंख्या, पता है ना। और सारा इकोनॉमिक्स किस खेल पे रचा जाता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड पूंजी निवेश भारत में कम है, और श्रम बल का जो सप्लाई है वो ज्यादा है। तो भैया क्या आपको लगता है पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंच पाएगा? और ब्रिटिश समय में तो और भी हालत खराब था, ठीक है। तो सरकार का लक्ष्य था पूर्ण रोजगार, लोगों को रोजगार मिले।
रोजगार मिलने से क्या होगा, उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग क्रिएट होगा, मांग क्रिएट होगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये सारा कुछ जो है ना कनेक्टेड है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लीजिए, नहीं ना? वितरण, वितरण पे ध्यान देना है, जो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में पढ़े हुए थे। डेवलप करना है और अपने आप को मॉडर्न करना है, आधुनिकीकरण करना है। अच्छा, आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप वेस्टर्न तरीके से चीजों को पहनिए, ठीक है? उसका मतलब ये आधुनिक नहीं होता है कि आपने कोट पहन लिया, टाई पहन लिया और आधुनिक हो गए, ठीक है? आधुनिक का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, अपने विचारों में आगे बढ़ना। क्लियर है? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कोई कोट पैंट ही पहन ले, आपको लगेगा कि मॉडर्न है, लेकिन वो बात करता है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? लड़कियों को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, तो उसको आप मॉडर्न कहिएगा? नहीं कहिएगा। लेकिन एक आदमी धोती कुर्ता पहना हुआ है लेकिन ये बात करता है कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो दहेज नहीं लेना चाहिए, ये सब बात करेगा, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं भाई ये मॉडर्न है। समझे कि नहीं समझे? इस पे हम पॉलिटी में या सोशियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो दीर्घकालीन लक्ष्य क्या था? अर्थव्यवस्था, यहाँ पे चूंकि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत को क्या बनाना था? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। तो भारत का जो ये लक्ष्य था वो दीर्घकालीन लक्ष्य था, लंबे समय में इसको प्राप्त करना है और रखना है। तो क्या भारत अभी भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है कि नहीं कर रहा है? हम टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? आज हम वितरण सिस्टम को, पीडीएस जिसको कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जिसमें आपको अनाज मिलता है, उसमें हमने क्या कर दिया? थंब इम्प्रेशन लगाया है कि नहीं? आधुनिक हो रहे हैं। आज जितने भी योजना आपको मोबाइल में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? तो ये सब क्या है? आधुनिकीकरण है। समझ गए? सारा कुछ आजकल आपको जब भी नोट्स चाहिए वो इंटरनेट से ले रहे हैं कि नहीं? तो हम क्या हो रहा है? आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है? टीचर सबको भी आप अटेंडेंस लगाने के लिए वो थंब इम्प्रेशन दे दिया गया कि अटेंडेंस लगाइए, कैमरा लग गया। ये सब क्या है? हम टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलप हो रहे हैं। क्लियर? वितरण में, वितरण सिस्टम को सुधारा जा रहा है थंब इम्प्रेशन के द्वारा। जब आप अनाज लेने जाते हैं तो क्या थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है? क्यों? क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि ये बच्चे ने या इस परिवार ने अपना अनाज ले लिया है। नहीं तो पहले थंब इम्प्रेशन नहीं रहता था, कार्ड पे चलता था, तो क्या करता था डीलर, किसी ने अगर नहीं भी लिया तो उसका फर्जी साइन करके उस पे लिख देता था कि ये अनाज ले गया। अब वो अनाज किसके पास चला गया? राशन वाले के पास। राशन वाले के पास। तो यही होता है लीकेज। समझे कि नहीं? कि जो जरूरतमंद व्यक्तियों के पास वो राशन नहीं पहुंचा, और जिनके पास जरूरत नहीं है, जो धनी तंत्र है, जो मजबूत तंत्र है, उनके पास वो कार्यक्रम या उसका लाभ जो मिल जाता है। इसी को कहते हैं रिसाव। पूर्ण रोजगार के लिए आज भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है। जीडीपी के लिए हम अभी भी तो काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये है हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य। अब देखिए, अल्पकालीन लक्ष्य होता है कि समय में हमें जिस समय में जो चीज जरूरत है उसको करो। जैसे आप देखिए होइएगा, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में खाद्यान्नों की उत्पादकता या उत्पादन बहुत कम था, और हमारे पास 2 जून की रोटी भी नहीं थी। 2 जून रोटी का मतलब 2 टाइम हम खाना भी नहीं खा पाते थे। तो उस समय हमने क्या लागू किया था? हरित क्रांति, याद है? तो ये हमारा अल्पकालीन लक्ष्य था। फिर आपको पता होगा कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? कृषि पे ध्यान दिया कि उत्पादकता बढ़े। सेकंड पंचवर्षीय योजना में हमने क्या ध्यान दिया? कि उद्योग बढ़े। यार, तो ये हुए अल्पकालीन लक्ष्य। क्लियर है इतना? तो अल्पकालीन लक्ष्य भी लिखे देते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य में हमारी खाद्यान्न की समस्या थी, खाद्यान्न की समस्या, तो हमने क्या किया? उत्पादन में, कृषि उत्पादन में वृद्धि किया। दूसरी योजना का उद्देश्य क्या था? सेकंड प्लान का, उद्योग में वृद्धि। देखिए ध्यान रखिएगा, भारत में जिस समय भारत आजाद हुआ था उसमें 72% जनसंख्या कृषि पे लगी हुई थी, याद है? तो आपको लग तो रहा था कि ये रोजगार है, लेकिन आपको जानते हैं कि कृषि में लगने का मतलब ये रोजगार नहीं है, ये छिपा हुआ बेरोजगारी था। यहाँ पे आपको लगता तो है लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो रोजगार अगर देना है तो आपको सबसे ज्यादा किसमें रोजगार का माहौल है? उद्योग। उद्योग लगेगा तभी ना यहाँ पे रोजगार मिलेगा। जब उद्योग लगेगा ही नहीं तो लोगों को रोजगार क्या मिलेगा? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या था उद्देश्य? ज्यादा रोजगार लगाइए, उद्योग लगाइए, और उद्योग पे भी ज्यादा निर्भर भारी उद्योग। किसमें? भारी उद्योग। भारी उद्योग किसमें कहते हैं? जब उद्योग में आएंगे तब हम बता देंगे आपको। नहीं तो अभी ध्यान रखिए, बड़े बड़े प्लांट लगाना, मशीनरी लगाना, इस्पात के उद्योग लगाना, ठीक है? इन सब उद्योग को कहा जाता था भारी उद्योग। क्लियर है? आगे चले। तीसरी योजना में था भैया, थर्ड प्लान में, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना। किसमें?
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, मतलब इतना भैया खाद्यान्न उत्पन्न कर लीजिए कि हमको दूसरे पे निर्भर नहीं होना हो। समझिए, पता है इसी समय हरित क्रांति को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था पता है ना? हाँ, खाद्यान्न बहुत कम हो गया। भारत में खाद्यान्न उतना था नहीं कि 2 जून रोटी भी लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मिल सके। तो हम लोग है ना अमेरिका पे निर्भर थे। तो अमेरिका जो है ना हमें पब्लिक लोन स्कीम के तहत PM 480 गेहूं देता था, पब्लिक लोन स्कीम के तहत। इसी के लिए इसका नाम है PM 480। ठीक है। तो इंदिरा गांधी जब जाती थी तो वहां का जो न्यूज़पेपर कहता था कि देखिए आ गया। ठीक है। तो उसमें एक चित्र दिखलाया गया था कि इंदिरा गांधी कटोरा लेके है और उस समय का जो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो उसको दे रहा है, दान दे रही। तो बाद में बहुत बुरा भी लगा था। ठीक है। बाद में हम लोगों ने हरित क्रांति की और हम लोग एक ही साल में हमारा जो उत्पादन है वो 25% बढ़ गया और 2 साल के अंतर्गत हम लोग खाद्यान्न में क्या बन गया? समझे? तो इसलिए हरित क्रांति लागू की गई थी। हरित क्रांति भी पढ़ेंगे जब भारत में कृषि अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे ना, उस समय हरित क्रांति को डिटेल से पढ़ लेंगे। क्लियर है? चौथी में हमने लगाया हुआ था कि भैया आत्मनिर्भर तो बन गए खाद्यान्न में, लेकिन कीमत भी तो अस्थिर होना चाहिए। और कीमत बढ़ने लगेगा, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा? लोग क्या होंगे? गरीब होंगे कि नहीं होंगे? निर्धन होंगे कि नहीं होंगे? तो चौथा योजना में था कीमत स्थिर। 4th प्लान में क्या था? कीमत का स्थिर रहो। और छठा प्लान में था पूर्ण रोजगार। तो ये सब क्या देख रहे हैं आप लोग? 8वीं योजना में था पूर्ण रोजगार। समझ गए? तो ये सब आप क्या देख रहे हैं? ये अल्पकालीन लक्ष्य है। किसी भी सरकार के पंचवर्षीय योजना में 2 लक्ष्य थे, एक दीर्घकालीन लक्ष्य और एक अल्पकालीन। तो अल्पकालीन लक्ष्य उसी 5 साल में उनको प्राप्त करना था। प्राप्त हुआ या नहीं हुआ वो हम पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, उस समय देख लेंगे। और ये दीर्घकालीन लक्ष्य है। क्लियर है यहाँ तक? 5 मिनट का रेस्ट चाहिए। अब देखते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन, ध्यान रखिएगा, योजना को हम प्लानिंग भी कहते हैं, नियोजन भी कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि नियोजन किसको कहते हैं। तो नियोजन का अर्थ है एक ही चीज है, समझिए, कि उस प्रणाली से जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी सेंट्रल ऑफिसर लक्ष्यों को निर्धारित करता है। किसको? लक्ष्यों को और समूहों को निर्धारित करता है और समूह और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक निश्चित समय में उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है या निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए नीति बनाता है। निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए नीति बनाता है। इसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। देखिए, आर्थिक नियोजन में हमको लक्ष्य और समूह, एक केंद्रीय अधिकारी होगा, ठीक है, जिसको हम योजना आयोग का अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है। तो उस प्रणाली से जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी लक्ष्यों को, अपने टारगेट्स को और उन समूहों को निर्धारित करेगा जिस समूह को हमको विकास करना है, जिन समूहों पे, और अपने टारगेट्स को, टारगेट समझ गए, दीर्घकालीन टारगेट्स और अल्पकालीन टारगेट निर्धारित करेगा और उसके लिए एक निश्चित समय में 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो भारत में कौन सा? 5 साल, उसके लिए वो नीति बनाएगा। उसी को कहेंगे आर्थिक नियोजन। समझे? लेकिन आर्थिक नियोजन का तो ये सर्वमान्य परिभाषा है, ठीक है। लेकिन योजना आयोग ने कौन सा परिभाषा दिया है? कौन सा? योजना आयोग ने। आप जानते हैं ना कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी वो कौन बनाता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग का डेफिनेशन इसमें क्या है वो देखते हैं। तो करीब करीब यही है। तो इसमें थोड़ा सा भारी भरकम शब्द है कि स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग। देखिए, इसको याद रखिए या ये याद रखिए, बात एक ही है, बस यही है। थोड़ा भारी भरकम शब्द है। स्वीकृत का मतलब जिसको हमने निर्धारित कर लिया है, योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश का संसाधन जो है उसके विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, देश के संसाधनों का स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रयोग करना, उसी को हम कहेंगे आर्थिक नियोजन। ठीक है। भारत में जो योजना आयोग है उसका निर्माण कब हुआ था बताइए तो थोड़ा सा? 1951 में।
ठीक है, याद है। और योजना आयोग का जो विचार आया था वो किसने दिया था? एक प्रोफेसर हुए थे महालनोबिस, उनके अध्यक्षता में ये योजना आयोग का निर्माण किया गया था। और आपको पता है कि योजना आयोग का मेन जो सोर्स है वो कौन है? यूएसएसआर, 6 वर्षीय योजना। यूएसएसआर 6 वर्षीय योजना चलाता है, भारत 5 वर्षीय योजना, ठीक है। लेकिन ये जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर महालनोबिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सेकंड प्लान के भी वो अध्यक्ष होंगे, सेकंड प्लान के। तो इनके अंतर्गत बना, बाद में योजना आयोग को हटा के क्या बना दिया गया? नीति आयोग। किसमें? 2015 में। तो इनका ये काम था। तो ध्यान रखिएगा दो चीज, योजना आयोग का सेंट्रल लेवल का संस्था था जो इस तरह से विकास करता था, समझ गए? मतलब ऊपर से नीचे की ओर विकास होता था। लेकिन नीति आयोग का काम है नीचे से ऊपर की ओर विकास करना, समझे? अब जैसे ये सेंटर हो गया, फिर ये ऊपर, तो इसका विकास ऐसे है और इसका विकास ऐसे है। तो किस मेटर पे ज्यादा विकास होगा? इस पे। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी योजना आयोग जो था बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही पावरफुल, राज्यों को बताता कि था किस तरह से प्लान करने हैं। क्लियर है? तो योजना आयोग एक बार बना देता था कि कृषि में मुझे 5 साल में ये इतने बजट पैसे खर्च करने हैं। याद है जब मैंने अर्थव्यवस्था में बजट पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था। तो राज्य सरकार को भी निर्देश दिया जाता था कि भैया इतने पैसे आपको कृषि में खर्च करने ही करने हैं। बात समझे? अब थोड़ा सा सोच के देखिए कि कहीं पे उद्योग में योजना आयोग ने बना दिया कि 5% पैसे खर्च करने या 10% पैसे खर्च करने पूरे बजट का। अब जिस राज्य में उद्योग अच्छा होगा वहां भी खर्च करके क्या फायदा? उतना पैसे नहीं है ना। तो ये मजबूरी हो जाता था कभी कभी। तो विकास के बारे में कहा जाता है विकास, सबसे अच्छा विकास वो होता है जो लोअर से अपर पहुंचे, न कि अपर से लोअर पहुंचे। हमको बिल्कुल नहीं पता है, केंद्र अधिकारी को बिल्कुल नहीं पता है कि लोअर लेवल में क्या क्या दिक्कत है। कहीं पे पानी की कमी है, कहीं स्कूल की कमी है, कहीं रोड की कमी है। अब सबके लिए हम पानी ही देने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो वही पैसा लिसाम में जाएगा। तो समझ ये होना चाहिए कि भैया उन्हीं लोगों को दे दीजिए पैसा, वो लोग अपने अपने विकास कार्यों में लगा लेंगे। जहाँ पे स्कूल की जरूरत होगी स्कूल बना लेंगे, जहाँ पे पानी की जरूरत होगी पानी कर लेंगे, जहाँ पे सड़क की जरूरत होगी सड़क कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग बन गया, योजना आयोग के योजना आयोग के बाद उसी को बदल दिया गया और ये बना है 2000 ये 2014 में बना है सर, 2014 या 15 थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। क्लियर है? अब देखिए आप कहिएगा भैया आर्थिक नियोजन तो समझ गए, भारत में ये जरूरत क्यों है? इस योजना आयोग का जरूरत क्यों है, या इस नियोजन का भारत में जरूरत क्यों है? तो देखिए भैया भारत में जरूरत क्यों है इसके बारे में देखते हैं। भारत में जरूरत क्यों? आप देखते हैं विरासत में हमें ब्रिटिशों से हमें कौन सी अर्थव्यवस्था मिली हुई थी? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। विरासत में कौन सी अर्थव्यवस्था मिली? पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, जहां पर उत्पादन और उत्पादकता क्या था? बहुत ही निम्न था। उत्पादन और उत्पादकता बहुत ही कम था। डबल मार देता हूं, ठीक है? बहुत ही कम था। जीडीपी में समृद्धि कितनी थी? जीडीपी वृद्धि दर कितना था? वो भी बहुत ही कम था। मांग और पूर्ति पे आप इस चीज को नहीं छोड़ सकते थे, तो इसीलिए सरकार की निवेश बन जाता था। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल कर देते हैं भैया। हाँ आज 2 बजे छोड़ देते, कल से 3 बजे। अच्छा देख लेते बस इसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आधा हम कल बता देंगे, ठीक है? मैं घर से बोल के आया था ना 2 बजे तक। अच्छा बस इसको कंप्लीट करने दीजिए फिर चलिए। देखिए भारत में नियोजन का जरूरत क्यों? आपको पता है कि भारत को जो विरासत में मिला हुआ था अंग्रेजों से, वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था मिला हुआ था, जहाँ पे मैंने आपको पूरा वो बताया हुआ था और बारी बारी में मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम था। हर एक एक्सरसाइज में चैप्टर में वो डिस्कस होगा। भारत का जो उत्पादन था जब ब्रिटिश समय में आया था, उत्पादन भी बहुत ही कम था और उत्पादकता भी बहुत कम था, ठीक है? उस समय भारत में प्रति हेक्टर जो उत्पादन था वो प्रति हेक्टर उत्पादन था उस समय गेहूं का था लमसम 660 या 64 किलोमीटर सॉरी टन नहीं 660-64 किलोग्राम था प्रति हेक्टर में, और धान के आसपास था लमसम 660। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से एक बार, प्रति हेक्टर में इतना ही किलोग्राम था। और अभी जो है उत्पादन भारत का वो प्रति हेक्टर कितना है? लमसम 2000 किलो के आसपास है, यानी कि 2 टन के आसपास है स्वतंत्रता के समय। तो उत्पादन भी कम था, उत्पादकता भी कम थी, जीडीपी बहुत ही नीचे थी, क्योंकि आप जानते हैं मात्रा
क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के प्रति व्यक्ति आय जो था वो 1925 से 1945 में सिर्फ 0.1% बढ़ा है। ठीक है, तो लोगों के पास जब आय नहीं होगा, तो मैं बार बार कहूंगा, बार बार कह रहा हूं, जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, आय नहीं है, आय नहीं है तो मांग नहीं है, मांग नहीं है तो जीडीपी बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि जीडीपी जो है वो मांग पे भी बढ़ती है। तो लोगों जब डिमांड नहीं करेंगे तो उत्पादन कहां से होगा, समझे? तो उत्पादन उत्पादकता तो कम थी, जीडीपी की भी वृद्धि, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी होती है, समझे? जीडीपी में जब मैं दिखा रहा हूं कि वृद्धि नहीं है, तो इसका मतलब समझिए रोजगार भी नहीं है, आय भी नहीं है। जब मैं जीडीपी में कम वृद्धि कर रहा हूं तो 4-5 पॉइंट आपके दिमाग में सटीक रूप से आ जाना चाहिए। रोजगार है? बिल्कुल नहीं है। निवेश है, इन्वेस्टमेंट है? नहीं है। आय है? नहीं है। जब आय नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगी? जब आय नहीं है तो बचत होगी नहीं। जब आय नहीं है, बचत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट होगा? आय होता है, बचत होता है, बचत होने के बाद भी इन्वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो आय बढ़ ही नहीं रही है, तो इन्वेस्टमेंट होगा कहां से? जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जीडीपी ग्रो नहीं करेगा, वो नीचे की ओर जाएगी, समृद्धि बहुत ही कम रहेगी। तो इसलिए आप मार्केट को बाजार के हिसाब से नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि मार्केट को बाजार के हिसाब से नहीं छोड़ सकते थे कि बाजार जो है खुद, क्योंकि बाजार का तो एक कहानी तो आपको पता है, बाजार अपना मांग और सप्लाई खुद मैनेज करता है। लेकिन सोचिए उस भारतीय बाजार को आप कैसे, बाजार के भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे आप बाजार और मांग और पूर्ति के हिसाब से छोड़ सकते थे, जहां पे लोगों को आमदनी ही नहीं था। लोगों के पास आमदनी रहता तब ना मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई के लिए छोड़ देते। जब लोगों के पास आमदनी नहीं है, जब आमदनी नहीं है, आय नहीं है, तो वो ना डिमांड करेंगे, और जब डिमांड नहीं होगा तो भैया उत्पादन वाले पूर्ति करने के लिए आएंगे। देखिए सिंपल सा है, एक बात समझिए, आय होता है ना, तो आय का जो है ना दो सोर्स होता है। एक आय को हम करते हैं सी, कंजप्ट कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, और एक आय को हम कर लेते हैं बचत, सेविंग्स कर लेते हैं। अब ये तो कंजप्शन हो गया, तो इसको तो ये तो हट जाएगा, और यही सेविंग आप जोड़ जोड़ के बाद में इसको क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट कर देते हो, समझे? अब सोचिए जब मांग नहीं है, मांग है ही नहीं, सबसे पहले आय नहीं है, आय नहीं है तो इससे क्या नहीं हुआ? मांग नहीं है, मांग नहीं है तो उत्पादन वाले क्यों सप्लाई पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। अब मांग होता भी तो क्या है? बचत है उतना जो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, तो इसलिए आप इसको मार्केट पे छोड़ ही नहीं सकते, मार्केट और गतिहीन हो जाता है। इसलिए सरकार को जरूरत था अपने हिसाब से योजना बनाना, जहां पे मार्केट को भी कंट्रोल करे और लोगों को रोजगार भी दे। दोनों काम इस पर किसका था? सरकार का। सरकार को दोनों काम था, एक तो आय भी बढ़ाना लोगों का, और दूसरा मांग और पूर्ति भी बढ़ाना, क्योंकि सारा कुछ एक दूसरे से क्या है? लिंक है। इसीलिए सरकार का निवेश इसमें जरूरत हो गया, इसलिए सरकार ने योजना बनाया, और पहले उद्योगों में उन्होंने अपना निवेश शुरू किया, लोगों को रोजगार दिया, लोगों का आय बढ़ा, फिर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई आने लगा। नियोजन जो है ना, ये भी दो हिसाब से होता है, इसको पहले समझिए। नियोजन को क्या बोलेंगे? योजना बोलिए या प्लानिंग बोलिए। ये भी है ना, दो हिसाब से होता है। एक नियोजन होता है निदेशात्मक, और एक होता है व्यापक। अब पहले ये समझ जाते हैं कि निदेशात्मक कब होगा और व्यापक कब होगा, और इसके बाद मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा कि भारत इस श्रेणी में आएगा या रसिया किस श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब देखिए निदेशात्मक में क्या होता है कि राज्य जो है ना हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। निदेशात्मक में राज्य बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ निर्देश देगा। निर्देश किसको देगा? निजी क्षेत्रों को। निजी क्षेत्र को बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस ये काम करेगा। और व्यापक में क्या करेगा? व्यापक में क्या करेगा? सरकार स्वयं वृद्धि में पार्टिसिपेट करेगा, वृद्धि और वह समृद्धि में यूज करेगा, यानी कि यहां पे सरकार का पूरा हस्तक्षेप रहेगा। तो आप ये बताइए कि भारत में 1991 से पहले इसमें था या इसमें था? 1991 से पहले भारत यहाँ पे था, ठीक है, जहाँ पे केंद्र सरकार सारा निर्णय लेती थी। और 1991 के बाद जब एलपीजी लागू हुआ तब भारत सरकार कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई, जहाँ पे हम निर्देश देते हैं, निजी उद्यमियों को छोड़े हुए उनको हम बताते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, याद है? तो यहाँ पे सिर्फ हम मांग और पूर्ति की शक्ति, मांग और पूर्ति की शक्ति मार्केट ही होती है, तो मांग और पूर्ति की शक्ति को हम निर्देशित करते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक संतुलन, स्थायित्व और संतुलन बना रहे।
तो सिर्फ हम क्या करते हैं, इनको निर्देश देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो होता है अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अभी 1991 के बाद चल रहा है और मैं लिख रहा हूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो क्या मैंने गलत लिख दिया? फिर आप कहोगे कि भैया आप लिख रहे हो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, लेकिन इंडिया को तो आप बोल रहे हो क्या मिश्रित बोल रहे हो, तो फिर कैसे हो जाएगा? लेकिन कल मैंने आपको एक बताया था कि पूर्णतः कोई ना समाजवादी होता है, ना पूर्णतः कोई पूंजीवादी होता है, बीच में डोलता रहता है। ठीक है, और उसका नया नाम हम रख दिया मिश्रित। लेकिन हम भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के बाद पूंजीवाद के करीब है या समाजवाद के करीब है? पूंजीवाद के करीब है। जैसे अगर मान लीजिए हम कैपिटलिस्ट लिख रहे हैं, इधर कैपिटलिस्ट मींस पूंजीवादी, और इधर लिख रहे हैं सोशलिस्ट, एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब मिडिल पॉइंट पे भारतीय अर्थव्यवस्था इस मिडिल से इधर होगी कि इधर होगी? 91 के बाद होगा, मान लीजिए कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा। तो हम कह सकते हैं जिस हिसाब से राष्ट्रीयकरण पहले किया जा रहा था, अब क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो हम कह देंगे कि अब 1991 के बाद अर्थव्यवस्था इधर की ओर मूव की, 1991 के बाद, 1991 से पहले इधर की ओर थी। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि समाजवाद की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन थे मिश्रित भी, अभी भी हम मिश्रित ही है। समझ गए ना? तो ये था। तो नियोजन दो हिसाब से होगा, एक निदेशात्मक और एक व्यापक। व्यापक में केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा रहेगी और यहाँ पे बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब पढ़ते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ और कितने पंचवर्षीय योजनाएं चली। तो थोड़ा इसको नोट करना पड़ेगा आप लोगों को। नोट नहीं करना है तो चार्ट देख लीजिएगा, आपकी बुक में चार्ट होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवधि कि किस अवधि में लागू किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य को कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि उस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था। आपको पता है कि योजना आयोग का जो निर्माण हुआ, तो पहला योजना जो बना हुआ था वो 1951 से लेकर 56 तक बना था। ये फर्स्ट प्लान था। ठीक है, फर्स्ट प्लान। और इसमें आपको पता है कि इसमें मेन जो फोकस था वो था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खाद्यान्न, कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, और कृषि उत्पादन का मतलब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। और दूसरा था उत्पादन तो हो ही गया, आय और धन का समान वितरण, समान वितरण। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बस ज्यादा चीज ध्यान नहीं रखिएगा कि फर्स्ट प्लान जो बना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था कृषि पे। बस इतना ध्यान रखिएगा तो काम चल जाएगा। कृषि पे ध्यान दिया गया था। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो जिसके मॉडल पे था वो था हेराल्ड और डोमर मॉडल। हेराल्ड और डोमर मॉडल, ये मॉडल था कृषि को बढ़ाने के लिए। समझ गए? ये नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ देगा कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। समझ गए? दो का याद रखना है बस, प्रथम और द्वितीय का। अब चलिए 1951 से 56, तो दूसरा कब से कब स्टार्ट हुआ होगा? 56 से 61। और यहाँ पे कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस एक चीज ध्यान रखना है कि हमने कृषि को छोड़ के किस पे ध्यान दिया? उद्योग। उद्योग मींस भी भारी उद्योग। भारी उद्योग मींस बड़े बड़े मशीनरी, प्लांट, बड़े बड़े इस्पात के कारखाने, बड़े बड़े, इन सब पे हमने ध्यान दिया। और इसके जो थे वो थे महालनोबिस मॉडल। ये तो याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, ये दो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं दोनों से। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे सबसे मेन ध्यान किस पे दिया गया? कृषि पे। सेकंड पे भारी उद्योग या उद्योग पे। फर्स्ट का मॉडल कौन था? हेराल्ड डोमर मॉडल, और सेकंड का महालनोबिस। क्लियर है? थर्ड कौन सा चला होगा? थर्ड योजना कब से कब चला होगा? दिमाग लगाइए। 61 से 67, 5 साल ही। 61 से 66 साल, 66 गया होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे 2 युद्ध भारत ने झेले। कौन सा युद्ध? चाइना और पाकिस्तान का युद्ध। इसके ऑब्जेक्टिव सब पे ज्यादा नहीं ध्यान देंगे हम, वो आप बुक पेपर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। 61 में 66 2 युद्ध हुए, एक 62 में हुआ,
चाइना के साथ युद्ध और एक 65 में युद्ध हुआ। पाकिस्तान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, खाद्यान्न का भी दिक्कत हो गया था। उसी टाइम में हम जाते थे अमेरिका में, जो वो PL 480 हमको पब्लिक लोन स्कीम के तहत हमको गेहूं देता था, जो वहां के सुअर खाते थे। मतलब निम्न कोटि का गेहूं था एकदम, ये समझिए, समझे कि नहीं समझे? तो ये था। अब देखिए भारत मुश्किल में फंस चुका है, तो यहाँ पे डिसाइड लिया जाएगा कि पंचवर्षीय योजना को थोड़ा छोड़ देते हैं और एक एक साल में हमको क्या करना है वो ध्यान देंगे। बात समझ गए? क्यों छोड़ा गया समझे ना? 2 युद्ध, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, नहीं 69 का, यानी कि 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष। क्लियर हुआ? मतलब ये दोनों जो युद्ध हुआ इसका असर यहाँ पे पड़ा। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं की गई, 1-1 वर्षीय 3 साल की योजना चली। क्लियर है? इस दरमियान कौन प्रधानमंत्री बन चुका था भारत का? इंदिरा गांधी। क्योंकि इस दरमियान 2-3 चीजें हाथ से हुआ। सबसे पहले नेहरू जी की मर गई 64 में, 62 में युद्ध, नेहरू जी का देहांत 65 में, शास्त्री यहाँ पे मरे, शास्त्री 66 के आसपास मरे, समझे ना? ये ध्यान रखिएगा, 65-66 के आसपास ही मरे हैं। चलिए अब इसके बाद चौथी योजना आएगी। चौथी योजना कब से कब आएगी बताइए तो? 69 पे ये खत्म हुआ है, तो ये 1969 से कब चलेगी? 74 तक। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, खाद्यान्न आत्मनिर्भर लमसम बन गए थे, यानी कि यहाँ पे हरित क्रांति हो चुकी थी, ठीक है। तो आत्मनिर्भर नहीं बने थे, लेकिन उत्पादन हमारा बढ़ गया था। लेकिन एक चीज हमको करना था, कीमत को स्थिर करना था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कीमत को स्थिर करना, अब विकास प्रक्रिया को तेज करना, विकास प्रक्रिया को तेज करना। ध्यान रखिएगा, कीमत स्थिर के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था जो गॉडगिल का दिया हुआ था। गॉडगिल एक नाम है, तो गॉडगिल फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ दिया जाता है कि गॉडगिल फॉर्मूला कब दिया गया था, ठीक है। कौन सा समय है? 69 से 74। किसका समय है? इंदिरा गांधी। 71 में चुनाव हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा लगा हुआ था। मैं कह रही हूँ गरीबी हटाओ, वे लोग कह रहे हैं इंदिरा हटाओ। याद है? यही सब कार्यक्रम। ये दरमियान क्या विकास प्रक्रिया को तेज करना, याद आ रहा है? और क्या याद आ रहा है? यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा? नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 68-69 में। तो ये सब है विकास की प्रक्रिया को तेज करना। क्लियर है यहाँ पे? चलिए चौथी के बाद कौन सा योजना होगा? 5th प्लान। 5th प्लान कब से आया होगा बताइए? 74 से 79। क्लियर है? तो यहाँ पे था 5वीं योजना में कि जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरी बात और भी इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना। अच्छा एक बात बताइए तो, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ था? आपातकाल। बिल्कुल 75 में आपातकाल लगा था ना, 77 में चुनाव हो गया था, याद है? अरे है ना, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आया हुआ था, 20 सूत्री कार्यक्रम। इकोनॉमिक्स में आगे हम बताएंगे, गरीबी मिटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम। बहुत सारा चीज था, गरीबी हटाओ, रोजगार दो, स्वच्छता अपनाओ, परिवार नियोजन करो, समझे? इसमें आपातकाल जब पढ़ाएंगे ना तो इसको थोड़ा सा नहीं, 20 सूत्री कार्यक्रम जो इकोनॉमिक्स में निर्धनता के बारे में बताएंगे ना तो उस समय इसको डिटेल करेंगे। क्लियर है? और मेजर इंपॉर्टेंट क्या? आपातकाल। क्लियर है? अब यहां से सरकार भी बदली, याद है? 77 में क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी सरकार ने इस पूरे मॉडल को रोक दिया, समझे? 77 के 79 के बाद ये जो है 79-80 में जो है ना 1 वर्षीय मॉडल चला। कौन सा मॉडल चला? 1 वर्षीय। क्यों चला समझे ना? टोटल 3 टाइम ऐसा आएगा जहां पे 1-1 साल का मॉडल चलेगा। क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे इस बात पे समझ आ रहा, जब मैं पोल साइंस पढ़ रहा था जब भी आया था। हाँ ये आया था, लेकिन ये और भैया आज सुबह ज्योग्राफी पढ़ रहा था, उसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार आ रहा था। हाँ ऐसा लग रहा था पोल साइंस ये सारा देखिए ये सारा कुछ मिक्स है, बस आप किस चश्मे से देख रहे हो ये बात है। बात समझ रहे हैं? मैं इसको इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखूंगा तो इकोनॉमिक्स की तरफ पढ़ाऊंगा, पॉलिटी के नजरिए से देखूंगा तो पॉलिटी के नजरिए से पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी के नजरिए से पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी की तरफ पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी अब देखिए अभी इसी में अच्छा आप क्वेश्चन कर दिए। अब ज्योग्राफी के नजरिए से हरित क्रांति को पढ़ाऊंगा तो मैं लैंड को देखूंगा किस जगह पे ज्यादा हुआ, ठीक है। पॉलिटी के नजरिए से देखूंगा तो क्या देखूंगा कि अगर हरित क्रांति हुई तो उसका फायदा किन तबकों को मिला और उन्होंने राजनीतिक रूप से क्या क्या हासिल किया।
पॉलिटी के नजरिए से देखूंगा, तो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखूंगा तो ये देखूंगा डेटा, समझे, ग्रोथ भारत ने हासिल किया कि नहीं किया, कौन सा क्षेत्र पिछड़ गया, कौन सा क्षेत्र आगे बढ़ गया, ये वहां पे ये देखूंगा। एक ही सब्जेक्ट को 3 तरह से हम देख सकते हैं, 3 क्या 5 तरह से देख सकते हैं। मोहित आएगा सोशियोलॉजी वाला, दोस्तों देखेगा समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं जब हरित क्रांति आई, तो समझे। साइंस वाला देखेगा, पर्यावरण वाला देखेगा कि ठीक है इतना जो खाद वाद जो डाल रहे हैं उसका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, ये भी तो देखेगा। तो सब सब्जेक्ट का अपना अपना दायरा है, तो यही चीज तो थोड़ा सा समझना है कि एक ही टॉपिक को सब में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरह से। जब मैंने पॉलिटी में हरित क्रांति पढ़ाया होगा तो इतना नहीं बताया होगा, बस ये बताया होगा पहली योजना में ये था, दूसरी योजना में ये था, और ये बताया होगा कि योजना को किस तरह से हमने चालू किया, कितने डिबेट हुए। कुछ लोग कह रहे थे प्राइवेट मॉडल अच्छा है, कुछ लोग कह रहे थे समाजवादी मॉडल अच्छा है, और फिर राजनीतिक रूप से हमने निर्णय लिया था। ये सब हमने आपको बताया होगा, समझ रहे ना। चलिए, तो 77 में क्या हुआ, सरकार बदली, जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 79 के बाद जो उनका कर्म टाइम था उसमें 1 साल का योजना उन्होंने रखा है, लेकिन बाद में आपको पता है फिर से बैक हुई कौन, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कब से कब तक रही, छठी योजना फिर आएगा, और छठी योजना कहां से कहां आएगा, 80 से 50 से 80 से 50 से, ठीक है। उद्देश्य क्या है ये ज्यादा मत ध्यान रखिए, बस देखते रहिए कहां से कहां योजना आई है। 7वीं योजना, 7th योजना 85 से 90, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का बहुत खराब हो चुका था, याद है। इसी दरमियान हमने क्या किया था, एलपीजी को लागू करने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत गड़बड़ा गया था, और यहाँ पे फिर हमने वार्षिक योजना लगाया। वार्षिक योजना कब से कब, 90 से 92। तो टोटल 3 टाइम ऐसा है जब हमने वार्षिक योजना लगाया, एक युद्ध के बाद, एक जनता पार्टी के समय, और एक जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया था। कहते हैं ना भारत के पास पैसा नहीं बचा था फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, क्यों नहीं बचा था वो हम देखेंगे व्यापार वाले चैप्टर में, कि व्यापार हम लोग है ना, व्यापार में ना दूसरा तरह से दिमाग लगाते थे हम लोग, निर्यात को प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे, बल्कि आयात जो करते थे ना उसका हम क्या करते थे, यहीं पे उत्पादन करके हम विदेशी पैसा को बचाने की कोशिश करते थे। बस समझे, 2 तरीके से पैसे बचा सकते हो, एक जो आप मंगाते हो उसका उत्पादन भारत में कर दो, तो इससे क्या होगा, आपको बाहर से सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, इससे आपका मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा बच जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भाई यहाँ का सामान हम विदेश भेज देंगे तो वो हमको बदले में मुद्रा देगा ना। तो भारत जो था ना फर्स्ट कंडीशन को अपनाता था, इसके चक्कर में भारत का विदेशी मुद्रा नीचे जा रहा था। इसको कहते हैं आयात प्रतिस्थापन नीति, जो हम व्यापार में आपको पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये भैया वार्षिक योजना क्या थी? वार्षिक योजना 1-1 साल की योजना, तो ये 2 साल के लिए चली 90 से 92, और पता है 90 से 92 में आपको में क्या हुआ, एलपीजी को लागू कर दिया गया, और यहाँ से चली 8वां योजना चला कब से कब, 92 से 97 चला होगा, 97 से 2002 तक, और 10वां 2002 से 7 तक, और 11वां 7 से 12। इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस योजना बता रहा हूँ। 12वां 2012 से 2017 ये लास्ट हो गया, और इसी के दरमियान में नीति आयोग का गठन कर दिया गया, यानी कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। और इसका काम था 5 साल की योजना नहीं बनाना, हिसाब से 1 साल का योजना भी बनाना, 3 साल का भी योजना बनाना, 5 साल का भी बनाना, 20 साल का भी बनाना, 25 साल का भी बनाना। क्योंकि कुछ योजना लंबे टाइम में प्राप्त होगी, कुछ योजना 1 साल में भी प्राप्त हो जाएगी, तो क्यों मैं हर चीज को 5 साल में बांध के रखूं। तो नीति आयोग जो है 1 साल, 5 साल, 3 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे ऐसे योजनाओं को बनाती है। क्या है ये चुनाव वाला, देखिए क्या है, आम चुनाव 12 पंचवर्षीय योजना, 2017 में पंचवर्षीय योजना जब खत्म हुआ तो उसको रोक दिया गया। 2000 फिर योजना आयोग का नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग। ये तो पता है टोटल 12 योजना आई। इन 12 योजना में 3 योजनाएं 3 बार ऐसी हुई जहाँ पे 1-1 वर्षीय योजना लाया गया। एक जब 2 युद्ध के बाद, दूसरा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और तीसरा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का खराब हो चुका था। ये 3 मेजर पॉइंट याद रखिएगा, और इसमें याद रहेगा तो स्ट्राइक कर जाएगा कि कब कब बदला है, ठीक है। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 शुरुआती 2। तीसरा आप कह सकते हैं, तीसरा में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये वाला जहां पे मैंने गार्डिगल फॉर्मूला लिखा है। 10 टाइम ये पूछता है, 8 टाइम ये पूछता है, तो 3 टाइम ये पूछ देता है पंचवर्षीय योजना में।
बाद बाकी सबका विकास वही होगा, कभी विकास को तीव्र करना, रोजगार, कीमत स्थिरता, रोजगार देना, गरीबी हटाना, यही सब योजना के उद्देश्य होंगे। क्लियर है? यहां तक समझने में दिक्कत है तो बोल लीजिए, नहीं ना? मिटा इसको। बहुत आज काट छाट करना पड़ेगा मुझे वीडियो में। अब देखिए, आप जानते हैं कि 1991 क्या था? भारत का विभाजन वर्ष था, क्योंकि 1991 से पहले हम समाजवादी की तरफ झुके हुए थे और 1991 के बाद हमने एलपीजी को लागू कर दिया, याद है? तो हम देखते हैं कि 1991 से पहले हमारा जो नीति था, आर्थिक नीति, उसकी विशेषता क्या थी 1991 से या 1991 तक, ठीक है? आर्थिक नीति की विशेषता, आर्थिक नीति की विशेषता, देखिए, याद है भारत जिस समय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1951 में, भारत को आजाद हुए 2-3 साल हुए थे। आपको पता है विरासत में पिछड़ी अर्थव्यवस्था मिली थी, जहाँ पे उत्पादन कम था, उत्पादकता भी कम था, राष्ट्रीय लोगों की जो आय थी पर कैपिटा इनकम वो भी बहुत ही कम थी। तो भाई लोगों की जब आय नहीं है तो लोगों के पास बचत नहीं होगा, बचत नहीं है तो निवेश नहीं होगा। तो उस समय हमने निजी छोड़ के हमने सबसे ज्यादा अगर भरोसा किया किसी पे तो वो सार्वजनिक क्षेत्र पे भरोसा किया, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले किस पे भरोसा किया? सार्वजनिक क्षेत्र पे, ठीक है? जिसमें से 1956 में औद्योगिक नीति आया। 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसार, ये याद ही रख लेना थोड़ा सा, औद्योगिक नीति के अनुसार 17 उद्योग को हमने सुरक्षित कर दिया सार्वजनिक उद्योग के लिए। मतलब 17 उद्योग ऐसे थे जिसको हमने सुरक्षित किया कि भैया ये उद्योग जो लगेंगे सिर्फ सरकार लगाएंगे। अभी भी 2-3 उद्योग है ना ऐसे जिसमें सरकार का ही हुआ है, रेलवे, परमाणु, याद है ना? तो ये सब ध्यान रखिएगा। और निजी क्षेत्र के लिए इसमें कर दिए गए सिर्फ 12 ही क्षेत्र ऐसे थे जहां पे निजी क्षेत्र अपना बिजनेस व्यापार कर सकते थे। 17 क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। जैसे कि सरकारी क्षेत्र, जैसे पेट्रोल शोधन का कारखाना, समझ गए? परमाणु वाला, रेलवे वाला, संचार व्यवस्था। आज संचार व्यवस्था का अपने रिलायंस को देख रहे हैं, एयरटेल देख रहे हैं। 1991 से पहले सब तो बीएसएनएल ही था, भाई साहब नहीं लगा, यही था ना? तो ये सब व्यवस्था आरक्षित था। अब कुछ व्यवस्था जैसे कपड़ा उपड़ा का होगा वो निजी क्षेत्र में था, छोटा छोटा जो था कुटीर उद्योग निजी क्षेत्र में था। ये व्यापार में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, निजी क्षेत्र का हमने विकास तो किया लेकिन नियंत्रण के साथ, नियंत्रित विकास। अब कहिएगा भैया नियंत्रित किस तरह से? आपने 12 उद्योग तो दे ही दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा निजी क्षेत्र खोलने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस की जरूरत थी। लाइसेंस प्लस उत्पादन करने के लिए भी कोटा निर्धारित होता था, जिसको कहते थे उत्पादन कोटा। यानी कि हर फैक्ट्रियों को तय किया जाता था कि भाई इतना कोटा से ज्यादा वो उत्पादन नहीं करोगे। क्यों? कोटा भी फिक्स क्यों है? पता है ना, मांग और पूर्ति को कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। तो अगर पूर्ति ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेट कम जाएगा, ठीक है? और नहीं, अगर वो पूर्ति कम हो गया मांग के हिसाब से तो रेट बढ़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना लाइसेंस भी देती थी, कोटा भी देती थी। क्लियर है यहाँ तक? तो नए उद्योगों के लिए लाइसेंस देती थी, तो इसलिए इसको विकास भी किया गया नियंत्रण के साथ, कंट्रोल विकास था इसका। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, छोटे पैमाने के उद्योग जो थे, जिसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग, उसको संरक्षण दिया गया। छोटे पैमाने के उद्योगों का संरक्षण। और एक चीज और ध्यान रखिए, बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन किया गया। बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन का मतलब रेगुलेशन किया जाता था, इंस्पेक्टर रास्ता जहां पे वो जाके देखते थे कि क्या कर रहा है। क्लियर है? तो उसका कंट्रोल करता था। छोटे पैमाने उद्योगों को संरक्षण दिया गया। क्लियर है? सामरिक महत्व के भारी उद्योग जो है, सामरिक महत्व के भारी उद्योग का विकास किया गया। सेकंड योजना पता है ना? तो सामरिक महत्व कौन सा होता है? जो स्ट्रेटजी, जो देश के लिए ना थोड़ा सा अच्छा होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तब ना हथियार को हम एक जगह से दूसरे कोने पे पहुंच जाएंगे।
चाहे जो लोहा का उत्पादन है, ये सब पे हमने ज्यादा ध्यान दिया। तो भारी उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, विद्युत ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, इन सब ने हमने काफी ध्यान दिया। तो ध्यान रखिएगा, सामरिक महत्व के भारी उद्योग का हमने विकास किया और उद्योगों को हमने विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण दिया। अब देखिए, सामरिक भारी उद्योग का विकास ये तो समझ गए, सामरिक महत्व के भारी उद्योग का विकास, विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण कैसा, क्योंकि आपको याद है ना, हमने आयात बहुत कम कर लिया था। आयात जैसे ही कम किया तो यहाँ के उद्योगों को क्या मिल गया, संरक्षण मिल गया, क्योंकि उस मार्केट में अब कोई नहीं है, लोकल ही ब्रांड है, समझ रहे ना। तो विदेशी प्रतियोगिता से हमको संरक्षण भी मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना चीज ये महत्वपूर्ण था। और लास्ट पॉइंट अगर देखना चाहते हैं तो बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित किया, निवेश को प्रोत्साहित किया। इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए हमको। अब यही पॉइंट से हम इसका दोष भी निकाल लेंगे, समझे? इसी पॉइंट में इसका गुण भी है, तो इसी पॉइंट में इसका अवगुण भी है, जो हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण कर दिया आपने, तो यहाँ पे तो कंपटीशन हुआ नहीं, कंपटीशन नहीं हुआ तो सस्ता माल हुआ नहीं, सस्ता भी माल नहीं हुआ, अब उच्च क्वालिटी का भी माल नहीं बना, समझे? तो भारतीय वस्तु पश्चिमी वस्तुओं की तुलना में उस तरह से क्वालिटी वाली सामान नहीं बना पाई, बात समझे कि नहीं? तो ये यहाँ पे इसका दोष भी है, और भी कुछ दोष है वो हम देख लेंगे। जैसे यहाँ निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास, लाइसेंस और कोटा दिया आपने, तो कोटा लाइसेंस इसलिए दिया कि और भी क्षेत्रों में ये विकास लगाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं था, और निजी क्षेत्र भी अपने आप में अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाए। तो इससे दोष भी निकल जाएगा, ठीक है? बात समझे ना? चलिए आगे चले। तो आप देख लेते हैं 1991 तक आर्थिक नीति की विशेषता क्या थी, ये समझ में आ गया विशेषता। अब देख लेते हैं कि जो आर्थिक नियोजन लागू किया गया भारत में, उसकी उपलब्धि क्या थी और उसकी असफलता क्या थी। या बात करें तो सफलता क्या थी और असफलता क्या थी। सुमित बेटा है, लास्ट ही टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्थिक नियोजन की सफलता की और असफलता। पहले बात करते हैं सफलता की। अब देखिए, सफलता में बात करें तो राष्ट्रीय आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। नियोजन से पहले याद है मैंने बताया था 0.5% आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बढ़ रहा था। लेकिन इस बार जो बढ़ा, पहले गतिहीन अर्थव्यवस्था था, लेकिन पहली योजना में 2.1% का लक्ष्य रखा गया था। पहली योजना में लक्ष्य कितना था, 1 का, लेकिन वास्तविक में कितना बढ़ा पता है? वास्तविक में बढ़ा 4.6%, नेशनल इनकम बढ़ा। हमने लक्ष्य रखा कि राष्ट्रीय आय को कम से कम 2.1% बढ़ाना है, जबकि ये वास्तविक में कितना बढ़ गया, 4.6%। तो ज्यादा ही बढ़ गया, डबल टाइम्स बढ़ गया, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहली से 10वीं योजना तक, फर्स्ट से 10th योजना तक जो था विकास लक्ष्य, वो 5% से अधिक हुआ। यानी पहली से लेकर 10वीं योजना तक हमारा जो विकास लक्ष्य था वो प्रत्येक साल 5% से ज्यादा हमने विकास लक्ष्य को प्राप्त किया। जैसे जैसे जीडीपी भी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में मैंने आपको जीडीपी की तरह से राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने बताया, याद है? आय के आधार पर भी बताया हुआ है। तो भैया जब राष्ट्रीय आय जीडीपी बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब भैया राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। बचत और निवेश में वृद्धि हुई। अब बचत जब होगा तभी ना उसका निवेश होगा, ठीक है? तो निवेश में वृद्धि हुई। कृषि में संस्थागत परिवर्तन आए।
उद्योगों का विकास हुआ और उसका विविधीकरण भी हुआ। ये पॉइंट समझिए। तो नए नए उद्योगों का विकास हुआ क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे और वो उद्योग जो लग रहे थे वो प्रॉफिट पे नहीं लग रहे थे, वो किस लिए लग रहे थे, सामाजिक कल्याण पे। तो उद्योगों का विकास भी हुआ, नए नए उद्योगों का, सरकार ने खुद पैसे लगाए क्योंकि लोगों के पास तो आय था ही नहीं उस टाइम में, तो नए नए उद्योगों का विकास भी हुआ और उद्योगों में विविधता भी देखने को मिला। छोटे उद्योग भी थे, बड़े उद्योग भी थे, हर तरह के उद्योग को लगाया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो सरकार देख नहीं रहा है ना, इसका एक ही मकसद था, क्या था, सामाजिक कल्याण। तो ये सब हुआ। दूसरी बात, आधारिक संरचना थी, उसमें भी परिवर्तन आया। आधारिक संरचना किसको कहते पता है ना आप लोगों को? आधारिक संरचना देखो किसको कहते हैं, रेलवे, ठीक है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको है ना हम आधारिक संरचना कहते हैं। तो इन सब में भी हमने विकास किया पहले की तुलना में। पहले की तुलना का मतलब क्या है, ब्रिटिश एरा से हमने ज्यादा ही विकास किया। ठीक है, सामाजिक संरचना भी हमारा बदला। सामाजिक संरचना का मतलब क्या है, दो वर्ग के लोग आ गए, एक मध्य वर्ग भी आ गया। पहले तो दो तरह के वर्ग थे, एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग, लेकिन अब बीच में एक और वर्ग आ गया, सरकारी नौकरी वाले, इनको मध्य वर्ग कहा गया। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि रोजगार भी बढ़ा। पहले जो जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष थी, 21 साल या 22 साल, 21-22 साल था, नहीं 21-22 साल नहीं था। अब जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई, 68 साल हो गई। तो ये सब हमारा क्या है, सफलता है। ठीक है, अब असफलता को देख लेते हैं। असफलता क्या था, निर्धनता प्रतिशत रूप में तो घटी, प्रतिशत रूप में घटी, लेकिन वास्तविक संख्या में निर्धनता क्या हो गई, बढ़ी। तो दयनीय निर्धनता क्या हो गई, बढ़ी। जब मैं दयनीय निर्धनता कहता हूं तो रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक आवश्यकता है, ये भी लोगों की पूर्ति नहीं होती थी, तो इसी को कहा गया दयनीय निर्धनता बढ़ी। मुद्रास्फीति समझते हैं, मुद्रास्फीति, महंगाई भी बहुत ही बढ़ गई। बेरोजगारी संकट हो गया, बेरोजगारी संकट, क्योंकि लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा हुए हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि फर्स्ट योजना में टोटल 53 लाख बेरोजगार थे, 53 लाख, और 11वीं योजना के समय में यही संख्या पहुंच गई 4 करोड़। तो बेरोजगार देख लीजिए अभी कितने हैं। ठीक है, संरचना का विकास तो हुआ लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो आधारिक संरचना का भी विकास धीमे गति से हुआ, और वितरण भी जो किया गया वह पक्षपात वितरण किया गया। क्योंकि हम कौन से वितरण पे बात कर रहे थे, समान वितरण, लेकिन वितरण भी हुआ, पक्षपात वितरण हुआ। वही लोग वितरण का फायदा उठा रहे थे जिनके पास इनकी जानकारी थी, लोग अवेयर थे, जागरूक थे, समझे। उस समय सोचिए, आज आपके पास मोबाइल है तो कोई भी सरकारी योजना आती है तो मोबाइल में पता कर लेते हैं, टाइप भी करने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय कौन सा था, तो उस समय जो पढ़े लिखे थे, जो जागरूक थे, जागरूक इन मतलब जो पढ़े लिखे थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जिनका ऑफिस में जाना आना था, तो उन लोगों ने उस वितरण का फायदा उठाया। तो वितरण भी हुआ पक्षपात की तरफ, और इसमें असमानता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इन्हीं पॉइंट से दोष भी निकल जाएगा, और इसी पॉइंट से जो हम विशेषता बता रहे थे, उपलब्धि बता रहे थे, उससे सफलता भी पता चल जाएगा और असफलता। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं ना, तो ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया।